नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 12 का जो कथा भारती है उसमें बहादुर पाठ की समीक्षा। तो सबसे पहले तो यही जान लो कि समीक्षा कहते किसे हैं। देखिए, समीक्षा का अर्थ होता है जांचना, परखना, जांच करना। तो सबसे पहले समीक्षा जान लेते हैं कि समीक्षा कहते किसे हैं और फिर बाद में समझेंगे बहादुर कहानी की समीक्षा। बहादुर कहानी की समीक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले समीक्षा का अर्थ और बाद में बहादुर कहानी की समीक्षा। समीक्षा का अर्थ होता है यानी समीक्षा अर्थात अच्छी तरह से देखना, जांच करना, सम्यक इच्छा या इक्षणम, किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक तत्व का विवेचन करना ही समीक्षा कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब हम किसी की समीक्षा करते हैं, किसी कहानी की समीक्षा करते हैं, तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा की जाती है। परीक्षा में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या बहादुर कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, या बहादुर कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, बहादुर कहानी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक ही प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आ सकता है कि बहादुर कहानी की कथोपकथन की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, बहादुर कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए यानी छोटा करके लिखिए, या बहादुर कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान देने का है कि अगर पूछा है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, तब तो आप थोड़ी सी कहानी जो संक्षिप्त में आप लिख देंगे इसमें कथा वस्तु। लेकिन अगर पूछी समीक्षा, तब आप इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किन किन तत्वों के आधार पर आप उसकी समीक्षा करेंगे। जब आपको उसकी जांच करनी है, परखना है कि जो कहानी लिखी गई है, समीक्षा का मतलब आपने समझ लिया कि समीक्षा का मतलब होता है कि आप उसकी जांच करेंगे, उसको परखेंगे कि जो कहानी लिखी गई है, जो कहानी के तत्व होते हैं, उन तत्वों पर वो खरी उतरती है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ही पता होना चाहिए कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप समझें कि कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे एक कहानी पूरी होती है, तो देखिए, जैसे आपको कोई कहानी लिखनी है तो आप पहले उसमें एक कहानी ढूंढेंगे कि एक कहानी उसमें हो, ठीक है। फिर उस कहानी के आते हैं पात्र, उसमें जो कहानी होगी आपकी तो उसमें पात्र होंगे। फिर कहानी के पात्र के बाद क्या आता है, उसके संवाद होंगे, डायलॉग होंगे, ठीक है। तो ये सारे तत्व अभी हम जानने वाले हैं, तो सभी को इसी में विस्तार से समझेंगे। सबसे वो लिखी हुई है श्री अमरकांत की बहादुर कहानी है, और ये एक मध्यम परिवार की कहानी है, और उनके जीवन की जो समस्या लेकर चली है कहानी। मतलब जो कहानी है वो एक मध्यम परिवार की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के ये कहानी आगे बढ़ती है। और कहानी इसमें किसकी है, इसमें कहानी है इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की। बहुत ही मार्मिक कथा वर्णित है इसमें, और कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। अब आपको समझ में आ गया कहानी किसकी है, एक पहाड़ी लड़के की है, मध्यम परिवार की कहानी है। अब कहानी का शुरू होता है कथानक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कथा वस्तु लिखिए, तो केवल आप कथानक में जितनी कहानी बताई जा रही है उतना ही लिख देंगे। लेकिन जब समीक्षा पूछी जाएगी तो आप सारे ही तत्व, जितने भी एक कहानी तत्व होने चाहिए, वो सब की समीक्षा करेंगे। अब देखिए, प्रस्तुत कहानी का कथानक जो है बहुत ही संक्षिप्त है, कौतूहल है, और 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने वाली कहानी है। कहानी का कथानक बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। बड़ी कहानी अपना अर्थ खो देती है, और लोग जो है छोटा जो कहानी होती है, जो छोटी कहानी होती है, छोटी हर चीज़ जो है समझना पसंद करते हैं। तो जो एक बहादुर की जो कहानी है वो बहुत ही संक्षिप्त है और कौतूहल है। कौतूहल का मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कोई भी अच्छी कहानी तब मानी जाती है जब पढ़ने वाला जो पाठक होता है उसके मन में ये जिज्ञासा जागती रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा।
ठीक है। तो जैसे ही हम बहादुर कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे मन में उसके अंदर आगे जानने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही है कहानी में कि एक 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक बहादुर की जो दयनीय स्थिति है बहुत ही ख़राब है, उसकी दयनीय स्थिति को ये प्रकट करती है कहानी। जो माँ की मार और उपेक्षा से खींचकर शहर भाग आया है और यहाँ निर्मला के यहाँ नौकरी करता है। वह मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करता है, परंतु मालकिन उस पर सदा अविश्वास करती है, डांटती है, फटकारती है, अपनी रोटी स्वयं बनाने को कहती है। बार बार पिटने के और धमकाए जाने की वजह से बहादुर से त्रुटियां भी हो जाती हैं। एक दिन निर्मला के यहाँ कोई संबंधी आए जिनके 11 रुपये खो गए। संदेह में बहादुर को क्रूरता के साथ पीटा गया। बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया। तब निर्मला एवं उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप भी हुआ, और ये कहानी की मूल घटना है। ये तो था कहानी का कथानक। जब आप इसको संक्षेप में लिखेंगे तब इतनी ही कहानी लिखेंगे। दूसरा, एक कहानी में तत्व होना चाहिए। देखिए, पहले कहानी में क्या तत्व है? कथानक। एक कथानक होना चाहिए, कथा वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपने जान लिया कि बहादुर कहानी की क्या कथा वस्तु है। ठीक है, तो आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे कथानक और उसको लिख देंगे। दूसरा आता है पात्र तथा चरिचित्रण। पात्र का मतलब है कि उसमें कौन कौन पात्र हैं। जैसे कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, इसमें बहुत ज़्यादा बिना मतलब के पात्र नहीं हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन पात्रों को नहीं रखा गया है। ठीक है, इसमें केवल 4 प्रमुख पात्र हैं, जैसे बहादुर है, निर्मला है, उसका पति और पुत्र किशोर। ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्व प्रमुख यानी मेन पात्र है, मेन नायक। वह 12-13 वर्ष का पहाड़ी बालक है जो अपनी माँ की मारपीट खाने की वजह से अपने गांव से भाग गया है। माँ ने किसी गलती के लिए मारा और वो चिढ़ गया और वहाँ से माँ के पास से खींचकर शहर भाग गया। उसके चरित्र को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी मालकिन दशा के परिवर्तन को बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। कहानी के अन्य पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। आर्थिक तंगी होते हुए भी यह वर्ग अपनी सफ़ेदपोशी को बनाए रखता है। सफ़ेदपोशी का मतलब होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दिखावट बहुत पसंद करते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो लेकिन वो दिखावट जरूर करेंगे। तो इसी तरह जो निर्मला का परिवार है वो मध्यम परिवार है, क्योंकि वो नौकर मतलब नहीं रख सकते थे, लेकिन फिर भी वो नौकर उन्होंने रखा ताकि जो है अगर उनके पड़ोसी के पास नौकर है तो उनकी भी शान और शौकत बनी रहे कि उनके घर में नौकर है काम करने के लिए। लेखक की सहानुभूति इस वर्ग के साथ भी है। लेखक ने इस वर्ग की आंतरिक मानसिक स्थिति का सहानुभूति ढंग से चित्रित किया है और इस प्रकार लेखक के पात्रों के चरित्र सफलता मिली है। तीसरा है संवाद योजना। ये तीसरा तत्व है संवाद जिसको अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं। आलोच्य कहानी के कथोपनित जो हैं संक्षिप्त हैं, रोचक तथा गतिशील हैं। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो डायलॉग होते हैं वो डायलॉग क्या काम करते हैं, जो संवाद होते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने किसी नाटक में देखा होगा कि जब वो कहानी जो है शांत होने लगती है, कुछ आगे को रहता नहीं है दिखाने के लिए, तो कुछ ऐसा कोई डायलॉग मार देता है, या उस घर में कोई नया पात्र आ जाता है, कोई दादी आ गई, नानी आ गई या बुआ आ गई, और वो कुछ ऐसे डायलॉग मारती है तो उसके डायलॉगों के आधार पर ही कहानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो कहानी संवाद है इनके बहादुर कहानी के, वो संवाद भी कथानक को यानी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए निर्मला के पति का बहादुर के प्रति उपेक्षा भाव, निर्मला के पति का जो बहादुर है उसके प्रति उपेक्षा भाव था, वो उसको पसंद नहीं करते थे, मतलब उपेक्षा करते थे उसकी। निर्मला और उनके रिश्तेदारों की कठोर हृदय, किशोर का मानवता के विरुद्ध व्यवहार, सभी कुछ उनकी बातचीत से प्रकट हो जाता है। इस प्रकार कहानी के कथोपकथन उत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण है। जब आप समीक्षा करते हैं किसी भी कहानी की तो लास्ट में जरूर लिखेंगे कि इस प्रकार कहानी के कथोपकथन उत्कृष्ट तथा प्रभावपूर्ण, क्योंकि आप समीक्षा कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। तो आपने जान लिया, पहले आपने जाना है कि इसके पात्र सही हैं, डायलॉग सही हैं, संवाद सही हैं, तो लास्ट में अपना जो है मत भी देंगे, अपना विचार भी देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा लास्ट में कि इस प्रकार कहानी के कथोपकथन उत्कृष्ट तथा प्रभावपूर्ण हैं। यहाँ पर भी देखिए कि इस प्रकार लेखक को पात्रों के चरित्र में सफलता मिली है, यानी आपने इसको
सही बता दिया कि जो लेखक ने कहानी लिखी है उसमें सही पात्र रखे गए हैं। क्योंकि आप समीक्षा कर रहे हैं तो लास्ट में अपना मत भी बताएंगे, अपना विचार भी बताएंगे। जैसे किसी सब्जी के बारे में बताया जाए कि किसी आपके आगे सब्जी रख दी गई है, बना करके आगे खाना रख दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको जांचिए, परखिए, तो आप पहले बताएंगे कि इसमें ये अच्छी बात है, इसमें ये अच्छी बात है, और लास्ट में अपना मत देंगे कि हाँ ये जो है वास्तव में ही बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी थी। तो इसी तरह से जब आप किसी कहानी की समीक्षा करते हैं तो लास्ट में अपना एक मंतव्य जरूर देंगे। आगे आता है देश काल और वातावरण। कहानी की रचना देश काल को ध्यान में रखी गई है। देश काल यानी कौन से समय की कहानी है, कौन से माहौल की कहानी है, उसको कहा जाता है देश काल। उसका वातावरण क्या है, अतः इसमें वातावरण का प्रभावशाली रूप दिखाई पड़ता है। संपूर्ण निर्मला के घर में घटित होती हैं सारी घटनाएं और घर के निवासियों, रिश्तेदारों के व्यवहार और वार्तालाप से उस वातावरण में वास्तविकता का रूप हमारे सामने आ जाता है। घटना के अनुरूप समग्र वातावरण में सघनता तथा गंभीरता आ जाती है, जो कहानी के अंत में चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। वातावरण के इसी असाधारण तथा कलापूर्ण ढंग के कारण सारी कहानी एक वास्तविक ढंग से प्रतीत होती है। लास्ट में भी इसमें लिखा गया है कि इस सारी कहानी एक वास्तविक घटना प्रतीत होती है। जो भी घटनाएं इसमें घटी हैं वो एक परिवार के अंदर घटी हैं। जो वातावरण है एक परिवार का वातावरण है, उसमें कुछ घर के निवासी हैं, रिश्तेदार हैं, और जो रिश्तेदार हैं उनका व्यवहार है। तो कहानी एक वास्तविक घटना जैसी ही प्रतीत होती है। मतलब सबसे जुड़ी हुई घटना या सबके घरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं जो है होती हुई लगेंगी। मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि कोई काल्पनिक कहानी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ ये जो है वास्तविक कहानी है, ऐसा अक्सर होता है। आगे आती है भाषा शैली। भाषा शैली कहानी में सामान्य लोगों की चलती हुई व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली का मतलब है कि किस भाषा में उसको बताया गया है, उसके संवाद किस भाषा में है। तो कहानी की जो भाषा है वक्रता तथा घुमाव फिराव से सर्वथा दूर है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि लेखक जो है इतनी कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि पाठक को उन शब्दों का मतलब ही नहीं पता चलता। तो इसमें जो है वक्रता नहीं लाई गई है, शब्दों को पहेली या बहुत सारे जो है मुहावरे नहीं डाले गए हैं कि ताकि जो है पाठक जो होते हैं वो घूम जाएं, बल्कि सीधी सादी भाषा है। घुमा फिराव, वक्रता, सबसे दूर, सरल तथा स्वाभाविक भाषा है। इसमें उर्दू के प्रचलित शब्द आए हैं। अब अगर हम भाषा शैली की बात कर रहे हैं तो उसमें उन शब्दों को ढूंढ के आपको लिखना होता है कि उसमें किन किन भाषाओं के शब्दों के प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आया है बर्दाश्त। अब ये बर्दाश्त किसका है, ये उर्दू का शब्द है। ठीक है, शराफत, तमीज़, शायद, अफसोस, ये सारे उर्दू के शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो इस पर आपको लिखना होता है कि भाषा शैली में इन उर्दू को शब्दों का प्रयोग हुआ है। और आगे देखिए दोहरे शब्द, जैसे दोहरे शब्दों का भी प्रयोग हुआ, जैसे सिलबट्टा, रुपया पैसा, रोबदार, नौकर चाकर। ठीक है, मुहावरे आए जैसे चरपाई तोड़ना, हाल टाइट कर देना, तथा क्रोध परक शब्दों का भी इसमें इस्तेमाल हुआ, जैसे फ्लर्ट, मुक्की। ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट में आप लिखेंगे कि यथास्थान प्रयोग करके उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समीक्षा में आप करेंगे क्या। ठीक है, आपने जांच लिया, भाषा शैली को समझ लिया और लास्ट में बताया भी कि यथास्थान प्रयोग करके उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की गई है। ठीक है, यानी कि इसकी जो भाषा शैली है बहुत ही सही है, सटीक है, मतलब कहानी के अनुरूप है। अब अगला है उद्देश्य। अब हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ नहीं है। जब भी कोई काम करते हैं हमारा एक उद्देश्य जरूर होता है, मकसद जरूर होता है। तो इस कहानी का क्या उद्देश्य था लेखक का लिखने का, वो लास्ट में लिखा जाता है। कहानी निम्न वर्गीय वो वर्ग होता है, ना तो वो बहुत मालदार होता है ना बहुत गरीब होता है। तो ऐसे जो बीच वाले परिवार होते हैं, ना बहुत मालदार ना बहुत गरीब, तो उनको निम्न वर्गीय कहा जाता है, मध्यम वर्गीय कहा जाता है। तो मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित किया गया है। तो इसमें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है, लोग होते हैं, उनकी जो मनोस्थिति होती है उसका सटीक वर्णन उन्होंने किया है। उसी का वर्णन इसमें कहा गया है, दिखाया भी गया है। आधुनिक समाज जो क्या होता है, ये लोग झूठे प्रदर्शन करते हैं, शान शौकत में विश्वास रखते हैं। जो मध्यम परिवार का जो व्यक्ति होता है वो झूठे प्रदर्शन करता है, शान शौकत और दिखावा बहुत चलता है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें दिखाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। वो क्योंकि क्या कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए,
जो आधा घड़ा होता है उसे ही छलकना होता है कि कोई ये ना समझे कि मेरे अंदर पानी नहीं है। उस वो छलक छलक के दिखाता है कि हाँ मेरे अंदर पानी है, मेरे अंदर पानी है। लेकिन जो पूरा घड़ा भरा होता है उसे छलकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से ही देख के पता कर लेते हैं भाई पानी ऊपर से भरा हुआ है। लेकिन मध्यम परिवार का जो व्यक्ति होता है उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति इसी तरह से होती है कि वो शान शौकत इसी तरह से दिखाता है कि कोई ये ना समझे कि हम गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है। तो वो जो है अपनी व्यवस्था जैसे भी तैसे अपनी जितनी भी इसकी आर्थिक स्थिति होती है उससे ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करता है। और वह बनावटी ज़िंदगी जीना पसंद करता है, चाहे जितना ही उसको परेशानी हो जाए, जितना भी कुछ हो जाए। ऐसा जो व्यक्ति होता है मतलब चाहे वो किसी को कुछ भी करे उसे बस वो पाना है। लेकिन चाहे उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो ठान ले कि मुझे जो है लोग गरीब ना समझें, मुझे ये ना समझें कि इसके पास कुछ नहीं है, तो वो ये एन केन प्राकेण परेशान होकर के उस वस्तु को पाने की इच्छा करता है और बनावटी ज़िंदगी जीना पसंद करता है। जैसे निर्मला उसमें नहीं मतलब उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नौकर रखे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखावट के चक्कर में कि दूसरों के घर में नौकर हैं, हमारे नौकर नहीं, लोग क्या कहेंगे, फिर भी नौकर रख लेती है। कहानीकार के निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम प्रकार के लोगों की जो स्थिति होती है वास्तविकता को समझा है, उसमें वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का जो संदेश है कि मानवीय सहानुभूति वर्ग भेद मिटा सकती है। वर्ग भेद का मतलब होता है किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर वर्ग का व्यक्ति अपने में कहीं ना कुछ उसमें खास होता है। किसी में कुछ विशेषता होती है, किसी में कुछ विशेषता होती है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, जैसे कि निर्मला ने उस बच्चे को नौकर रख लिया तो वो समझती थी कि इसके अंदर भावना ही नहीं है, ठीक है, उसको परेशान करती थी या उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उसे चोर समझा और समझा कि वो कुछ भी ले जाएगा यहाँ से जब जाएगा। लेकिन जब लास्ट में वो जाता है बच्चा बहादुर, तो सारा सामान यहाँ छोड़ के जाता है और एक संदेश छोड़ के जाता है कि मैं इस धन दौलत के पीछे नहीं था, मैं प्यार का भूखा था और जो प्रेम है वही सबसे बड़ा है, धन सबसे बड़ा नहीं होता है। तो ये कहानी का मैसेज भी है, जो लेखक हैं वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि धन को रिश्तों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, रिश्ते हमेशा रहते हैं। कभी किसी के पास हैं तो कभी किसी के पास धन नहीं होता है, कभी आ भी जाता है। तो धन को विशेष नहीं समझना चाहिए। धन है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करता है धन। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने जो रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले हैं, जो ये हमारे सेवक हैं, उनका हम अपमान करें या उनको कुछ भी ना समझें, ठीक है। तो यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि समीक्षा कहते किसे हैं। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और ये वीडियो देख करके मित्रों को ज़रूर शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।